मैं करीब 15 साल से ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे साथ 2017 में ऐसा हुआ था। मैं कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान से होते हुए एक ओवरनाइट हॉल चला रहा था जो एरिजोना के एक गंतव्य की ओर जा रहा था। मुझे लगता है कि मैं उपकरण वितरित कर रहा था। मुझे वास्तव में याद नहीं है। हर दिशा में घना अंधेरा था। उस समय मेरी सेमी की हेडलाइट्स वास्तव में मंद थी और मैं उन्हें हमेशा के लिए ठीक करवाना टाल रहा था। आमतौर पर मैं अंतर नहीं बता सकता था, लेकिन चूंकि सड़क पर मूल रूप से कोई अन्य कार नहीं थी, इसलिए यह बहुत अधिक स्पष्ट था। मुझे याद है कि मुझे दूरी में सड़क को देखने के लिए हर कुछ मिनटों में अपनी आंखों पर जोर डालना पड़ता था, जो अपने आप में एक डरावनी कहानी हो सकती थी। मैं कुछ घंटों के लिए पीला पर जाने और सूर्योदय की प्रतीक्षा करने पर विचार कर रहा था, लेकिन मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे उस समय पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने जोर से ब्रेक लगाए जैसे ही मेरा ट्रक रुकने के लिए पहुंचा। मुझे एहसास हुआ कि मेरे सामने एक कार है जिसके एजर लगे हुए हैं। अजीब बात यह थी कि यह सड़क के ठीक बीच में थी, जैसे सचमुच डबल येलो पर। इससे भी अजीब बात यह थी कि यात्री का दरवाजा खुला हुआ था। मेरा ट्रक उससे टकराने से शायद 1 फुट पहले रुक गया। अपना हॉर्न नहीं बजाना चाहता, लेकिन मैं काफी निडर आदमी हूँ और बार फाइट में मुझे अपना रास्ता पता है। इस वजह से जब मैंने कार देखी तो मैं वास्तव में डरा नहीं था। मैं किसी भी चीज से ज्यादा उत्सुक था। मुझे लगा कि शायद किसी को कूदने की जरूरत है या कुछ और। इसलिए मैंने सेमी को उलट दिया और खींच लिया। मैंने कुछ फ्लेयर्स नीचे फेंकने के बारे में सोचा, लेकिन इसके खिलाफ फैसला किया क्योंकि मैंने इस कार के अलावा सड़क पर एक भी अन्य कार नहीं देखी थी। मैं अपने ट्रक से बाहर निकला और कार की ओर बहा। मुझे अच्छी तरह याद है कि यह एक नई दिखने वाली रेड फोर्ड फ्यूजन थी। मैं थोड़ा सावधानी से कार के पास गया। जैसा कि मैंने कहा, यात्री का दरवाजा खुला था। मैं कार के चारों ओर चला गया और अपने रास्ते पर रुक गया। यह पूरी तरह से खाली थी। मैंने भी इसका ध्यान रखा। पीछे की सीट और कहीं भी कोई लेटा हो, इसकी जांच की। अंदर सचमुच कोई नहीं था। अचानक मुझे स्थिति के बारे में बहुत कम यकीन हो गया। मुझे उम्मीद थी कि किसी को किसी तरह की मदद की जरूरत होगी, शायद कोई ऐसा भी जिसने बहुत ही बेवकूफ जगह पर झपकी ली हो। हालांकि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कार सचमुच खाली थी। मैंने अपने कंधे पर कुछ नजर डाली। अब बहुत असहज महसूस कर रहा था। मैं अपना सिर इधर उधर घुमाता रहा, हर दिशा में देखता रहा। मुझे लगा जैसे कोई मुझ पर हमला करने वाला है या कुछ और। समस्या यह थी कि वहां इतना अंधेरा था कि मैं अपने सामने इतनी दूर तक नहीं देख सकता था। अपने बेहतर निर्णय के विरुद्ध मैंने जांच जारी रखने का निर्णय लिया। मैंने कार के अंदर देखा, लेकिन सब कुछ पूरी तरह से सामान्य लग रहा था। चाबी इग्निशन में थी, हालांकि इंजन बंद था। मैं कार से बाहर निकला और ट्रंक की ओर बहा। मैंने सोचा कि एक बार देख लेना चाहिए। मैं इसे खोलने गया, लेकिन यह हिला नहीं। बंद। मैंने इग्निशन से चाबी निकाली और ट्रंक को अनलॉक किया। फिर भी चीज हिली नहीं। यह अंदर से जाम हो गया था। किसी तरह मैंने पिछला दरवाजा खोला और पिछली सीट से ट्रंक तक पहुंचने की कोशिश की। मेरे आश्चर्य के लिए यह वास्तव में खुल गया। वहां पीछे 3 कुचले हुए कचरे के बैग थे और एक रस्सी थी जो ट्रंक को बंद करके बांध रही थी। मुझे याद है कि उन्हें पकड़ने से पहले मैंने अपने कंधे पर एक बार और नजर डाली। तच साफ था। मैं बैगों में से 1 से 5 इंच के भीतर रहा होगा। जब रात में सबसे तेज गोली की आवाज सुनाई दी जो मैंने कभी सुनी थी, मैं सदमे में कार की छत पर अपना सिर पटक दिया। मैंने सोचा भी नहीं। मैंने चाबी आगे की सीट पर फेंक दी और जितनी जल्दी हो सका कार से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं अपने सेमी में चल रहा था, मैंने दूर से एक कर्कश आवाज सुनी जो चिल्ला रही थी। उसने कई बार चिल्लाया और उसकी आवाज तेजी से पास आती हुई प्रतीत हुई। मैं सेमी में घुसा और इसे चालू किया। मैंने जितनी जल्दी हो सका गियर में इसे डाला। मुझे याद है कि जब इंजन शुरू में बंद हुआ तो मैंने कई बार गाली दी और तभी मैंने इसे देखा। जैसे ही मेरा ट्रक निकलने लगा, मैंने देखा कि कार की डिक्की पर एक व्यक्ति खड़ा है।
वह लाल बालों वाला एक छोटा कद का लड़का था। उसने ओवल पहना हुआ था। मुझे याद है कि वह पागल या कुछ भी नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक चिंतित भाव था। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने अपना फावड़ा गिरा दिया और अपने हाथों को लहराना शुरू कर दिया। उसने कुछ बार चिल्लाया, लेकिन मैं वहां एक और सेकंड नहीं रुका। जैसे ही मैं दूर चला गया, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा कि वह अपनी कार में वापस दौड़ने से पहले कुछ सेकंड के लिए मेरे ट्रक के पीछे भागा। यह स्पष्ट था कि वह चाहता था कि मैं रुक जाऊं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं ऐसा करने जा रहा था। मैंने उस पर कदम रखा और सेमी को जितना मुझे करना चाहिए था उससे अधिक तेजी से धक्का दिया। मैंने लगभग 5 मिनट तक गाड़ी चलाई और मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि हेडलाइट्स तेजी से मेरे पीछे आ रही है। मुझे याद है कि मैं अपने पूरे जीवन में जितना डर महसूस किया था उससे कहीं अधिक डर गया था। मैंने पुलिस को फोन किया और अपनी पूरी क्षमता से उन्हें बताया कि क्या हुआ था। इसके लगभग 15 मिनट बाद वह मेरे सामने से गुजरा और ब्रेक मारा, जिससे मुझे धीमा होना पड़ा। उससे टकराने ही वाला था कि आखिरकार कुछ चमकती हुई पुलिस की लाइटें आगे दिखाई दी। फोर्ड दाईं ओर मुड़ गई और रेगिस्तान में तेजी से चली गई और आंखों से ओयल हो गई। मैंने गाड़ी रोकी और अधिकारी के आने का इंतजार किया। मैंने उसे हड़बड़ाहट में बताया कि क्या हुआ था, लेकिन उस बेकार पुलिस वाले ने उस आदमी का पीछा करने के बजाय मुझसे रिपोर्ट लेने का फैसला किया। इस बात से बहुत नाराज था। मैंने उस आदमी से 2 बार कहा कि अगर वह अभी चला जाए तो शायद वह उसे पकड़ ले। पुलिस वाले ने मुझे चिंता न करने के लिए कहा और कहा कि जैसे ही बैकअप आए वे पूरी तरह से तलाशी लेंगे। उसने मुझे मेरे रास्ते पर भेज दिया और कहा कि अगर उनके पास कभी मेरे लिए कोई अपडेट होगा तो वे मुझे फोन करेंगे। उन्होंने कभी नहीं किया। मेरे किसी भी दोस्त के पास ऐसी कोई कहानी नहीं है जो पागलपन भरी हो, और मैंने उन्हें जितनी बार बताया है मैं गिन नहीं सकता। मुझे पता है कि आप शायद क्या सोच रहे हैं कि वह आदमी निश्चित रूप से शवों को दफना रहा था, जो वास्तव में यह नहीं बताता कि उसके पास इतना छोटा फावड़ा क्यों था या उसने मेरा पीछा करने की कोशिश क्यों की। उसके ट्रंक में बैग भी उसके लिए बहुत छोटे थे। हालांकि मेरे कुछ दोस्तों को लगता है कि उसने मेरी खुद की समझदारी के लिए कुछ टुकड़े किए होंगे। मुझे लगता है कि वह किसी अन्य प्रकार के जानवर को दफना रहा था, शायद किसी बीमार कुत्ते को उसके दुख से मुक्ति दिला रहा हो या कुछ खतरनाक सांपों को। मुझे वास्तव में कोई पता नहीं है कि मैंने इस अनुभव के बाद देर रात रेगिस्तान में गाड़ी चलाने में कभी भी पूरी तरह सहज नहीं रहा। मुझे यकीन है कि आपने ऑनलाइन कुछ अधिक आधुनिक वीडियो देखे होंगे जहां ट्रक चालक अपनी दैनिक दिनचर्या का दस्तावेजीकरण करेंगे और एक दूसरे को सुझाव देंगे, या हो सकता है आपने नहीं देखे हो। लेकिन चूंकि मैं इस उद्योग में युवा हूँ, हर बार जब मैं टिकटॉक या यूट्यूब शॉर्ट्स खोलता हूँ तो मुझे बस यही दिखाई देता है। मैं इसमें नहीं पड़ूंगा, लेकिन मुझे कुछ व्यक्तिगत कारणों से एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से बाहर होना पड़ा और लोग हमेशा मुझसे कहते हैं कि मैं एक ट्रक चालक से अधिक हो सकता था। हालांकि ईमानदारी से यह एक बुरा काम नहीं है। मैं पिछले 2 वर्षों से डिलीवरी कर रहा हूँ। जाहिर है कि नौकरी का एकमात्र कठिन हिस्सा लंबे घंटे हैं। आप कभी भी यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि अकेलेपन का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब तक आप इसे स्वयं अनुभव न करें। मेरी एकमात्र सलाह यह होगी कि जो भी राक्षस आपके अवचेतन में लालच दे रहे हो, उनके साथ शांति बनाएं, क्योंकि वे निश्चित रूप से अकेले घंटों में आपके मस्तिष्क को खा जाएंगे। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी पहली कंपनी में नौकरी मिलने के 3 महीने बाद मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं मूल रूप से इस व्यापार में जितना नया हो सकता था उतना नया था। मैं दक्षिणी न्यू जर्सी से लाफाइट इंडियाना जा रहा था। 12 घंटे की ड्राइव। 12 घंटे की ड्राइविंग शायद इतनी पागलपन भरी न लगे, लेकिन इस तथ्य को भी ध्यान में रखें कि मैंने अभी अभी 8 घंटे की यात्रा पूरी की है और इससे चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखना चाहिए। मैं जितनी जल्दी हो सके डिलीवरी करना चाहता था, इसलिए मैंने रात में ड्राइव करने का विकल्प चुना। मुझे 3 बजे से ठीक पहले का समय मिलता है। चीजें सुचारू रूप से चल रही थी। सड़क पर वस्तुतः कोई अन्य कार नहीं थी, इसलिए मैं सेमी को सामान्य से थोड़ा तेज धकेलने में सक्षम था।
ड्राइव के लगभग आधे रास्ते में मुझे याद है कि मैं सेंटर कंसोल चगर रेड बुल तक पहुंचा था। हो सकता है कि मैं इसमें अद्वितीय हूं, लेकिन मैं हमेशा तेजी से अधिक थक जाता हूं जब मेरा वाहन मोबाइल में होता है। भले ही मैं केवल 20 सेकंड के लिए ही रुका हो, नेविगेशन पर नजर डालने के बाद मुझे लगा कि मेरे पास या तो सड़क पर सो जाने या रुककर एनर्जी ड्रिंक लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरे दिमाग में वे विकल्प बहुत हद तक समान थे। अनिच्छा से मैंने पहला सर्विस स्टॉप देखा जिस पर मैं रुका था। मुझे सचमुच कोई सुराग नहीं था कि मैं शायद इस बिंदु पर ओहियो में कहीं था। बहुत देर हो चुकी थी। मुझे एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक सर्विस स्टॉप नहीं था, यह एक परित्यक्त गैस स्टेशन और पुनः उपयोग सुविधा स्टोर जैसा दिखता था। मुझे यकीन नहीं है कि इसका वर्णन करने का कोई बेहतर तरीका है या नहीं। किसी भी तरह से ऐसा लगता है कि सड़क से दूर नहीं एक और त्वरित स्टॉप स्टोर था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर कुछ भी हो तो मुझे वहां जाना चाहिए। मैंने सेमी पार्क किया और पूरी तरह से ईमानदार होने के लिए पहले सुविधा स्टोर पर अपना रास्ता बना लिया। मैं दो चीजों में से एक होने की उम्मीद कर रहा था। इससे पहले कि मैं मुड़ने वाला था, मेरी आंखें अंधेरे के अनुकूल हो गई। मैंने कमरे के कोने से एक हल्की चमक देखी। मैं उसके पास गया और वह चमक किसी प्रकार की पिछले कमरे से आती हुई निकली। जिज्ञासा ने मुझ पर विजय प्राप्त कर ली और मैंने सुखद आश्चर्य के साथ धीरे से दरवाजा खोला। वहां दीवार के पास एक रेफ्रिजरेटर लगा हुआ था। उत्सुकता से मैंने दरवाजा खोला, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सचमुच कुछ भी नहीं। अलमारियों को सचमुच हटा दिया गया था, जैसे कि पूरे उपकरण को नष्ट कर दिया गया था। जैसे ही मैं दरवाजा बंद कर रहा था, मैं 90% निश्चित था कि मैंने मुख्य कमरे से एक खटपट सुनी, जैसे कि कुछ फर्श से टकराया हो। मैं अच्छे 10 सेकंड के लिए जम गया और मैंने कल्पना की कि कोई रास्ता नहीं है। चुपचाप मैं मुख्य कमरे में वापस चला गया और चारों ओर कुछ भी नहीं देखा। मेरा एक हिस्सा जांच करते रहना चाहता था, हालांकि मेरे पास इसके लिए समय नहीं था। मैं प्रवेश द्वार की दुकान से बाहर चला गया और मूल रूप से दूसरी दुकान की ओर दौड़ा। मैंने परित्यक्त स्टोर पर एक आखिरी नजर डाली और देखा कि दरवाजा अब खुला था। मैं 100% आश्वस्त था कि मैंने इसे अपने पीछे बंद कर दिया। यह पता लगाना मेरा काम नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा था, इसलिए मैंने इंजन शुरू किया और अपनी सेमी को वापस राजमार्ग पर मिला दिया। कैफीन ने मुझे अंदर खींचना शुरू कर दिया और मुझे मेरी थकान से बहुत जल्दी बाहर निकाल दिया। मेरा दिमाग भटकने लगा और मैं सोचने लगा कि वास्तव में यह पूरी बात कितनी विचित्र थी। मुझे लगता है कि अवैध रूप से छोड़ी गई इमारत दुनिया की सबसे अजीब चीज नहीं थी, लेकिन मेरा दिमाग उस रेफ्रिजरेटर को समझा नहीं सका, चाहे मैं किसी भी सिद्धांत के बारे में सोचूं। मैंने इसके बारे में भूलने की कोशिश की और गाड़ी चलाता रहा। यह तब था जब मैंने अपने पीछे पर्दे में अजीब हलचलें देखना शुरू कर दिया। मेरे माथे से पसीना टपकने लगा। मैंने अंदर देखा। पीछे का दृश्य दर्पण जैसा कि पर्दा गड़गड़ाहट और हिलता हुआ प्रतीत होता है। भले ही मैंने हवा चालू नहीं की थी, मुझे लगा कि सबसे बुरा मेरे ट्रक में कोई है। मेरे पास कोई हथियार या कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने चुपके से अपने फोन पर निकटतम पुलिस स्टेशन में पंच किया। वहां ड्राइव मेरे जीवन के सबसे तनावपूर्ण और डरावने 20 मिनट थे। मैं कल्पना करता रहा कि वह व्यक्ति मुझे पकड़ने या मेरे ट्रक को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश कर रहा है। अंत में मैं पुलिस स्टेशन के पास पहुंच गया। मैंने सेमी को जितना संभव हो सके उतना करीब रोका और मूल रूप से कुछ सेकंड में पुलिस स्टेशन की ओर भागा। मेरे ट्रक को पुलिस ने घेर लिया था और जब मैंने पीछे का दरवाजा खोला तो मैंने जो देखा वह जीवन भर के लिए मेरे साथ रहने वाला था। पुलिस ने 3 बेघर दिखने वाले लोगों को बाहर निकाला, 2 पुरुष और 1 महिला। वे चित्रे पहने हुए थे और गंदे दिखने वाले कंबल में लिपटे हुए थे। मैं पिछले 15 सालों से अलग अलग कंपनियों के लिए ट्रक ड्राइवर रहा हूं। इस समय चीजें काफी नियमित हो गई है। सामान और सामग्री उठाना, उनकी सटीकता की जांच करना और उन्हें निर्देशानुसार डिलीवर करना। हमें घंटों के हिसाब से भुगतान नहीं किया जाता है, इसलिए इस काम में दक्षता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो हमेशा से यही काम कर रहा है, मुझे लगता है कि मैं इन सभी युवा लोगों से बेहतर काम कर सकता हूं जो इस काम को कर रहे हैं।
हालांकि यह हमेशा बयां नहीं होता। आमतौर पर मैं बिना सोए काम करने की सीमा तक खुद को धकेल देता हूँ। 4 साल पहले मैं नॉर्थ डकोटा में स्थित एक गोदाम के लिए काम कर रहा था। जो कोई नहीं जानता, नॉर्थ डकोटा सबसे समतल राज्यों में से एक है, जो ट्रेकिंग को थोड़ा आसान बनाता है। इसका मतलब यह भी था कि नींद के कुछ घंटे छोड़ देना नौकरी और बर्खास्तगी के बीच का अंतर हो सकता है। मई में मंगलवार की सुबह सर्द थी। सप्ताह की शुरुआत का मतलब था कि ज्यादा लोड भेजने की जरूरत थी, जिससे मुझे ज्यादा काम करना पड़ा। मैं एक बार में ही सब कुछ खत्म करना चाहता था, इसलिए मैंने मोंटाना में अपने रूट का पता लगाया और सोने के लिए एक बार भी नहीं रुकने की योजना बनाई। मैं दोपहर के भोजन के कुछ घंटे बाद सड़क पर निकल पड़ा। उम्मीद थी कि अगली सुबह बहुत जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच जाऊंगा। मैंने सेमी को जितना संभव हो सके उतना धक्का दिया, शायद गति सीमा से 1-2 अधिक। देर हो रही थी और मुझे याद है कि घड़ी की टिक टिक आधी रात के बाद मेरी पलकें रगड़ रही थी। मुझे अपनी आंखें खुली रखने में परेशानी हो रही थी, लेकिन मेरे पास ड्राइव में केवल 1 घंटा बचा था, इसलिए मैंने अपने दांत पीसते हुए चलना जारी रखा। मेरे दोस्त ट्रिस्टन, जो एक ट्रक चालक भी है, ने मुझे पहली बार शुरू करने पर सूंघने वाले नमक से परिचित कराया। यदि आप नहीं जानते हैं कि सूंघने वाले नमक मूल रूप से एक छोटी बोतल में किसी प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, एक सूंघने और आप पूरी तरह जाग जाते हैं। हालांकि आपको सावधान रहना होगा। बहुत सारे बैकपैक यूज खतरनाक हो सकते हैं, या कम से कम ट्रिस्टन ने मुझे यही बताया। वे आपकी नाक को थोड़ा जलाते हैं, लेकिन जब भी मुझे बढ़ावा की आवश्यकता होती है तो मैं सबसे पहले सूंघने वाले नमक तक पहुंचता हूं। यह उन समयों में से एक था। मैंने एक बरा लिया और अपना सिर पीछे फेंका। मेरी पलटा हावी हो रही थी। मैंने अपने शरीर के माध्यम से एड्रेनालाइन को महसूस किया और मुझे आशा है कि यह भावना ड्राइव के बाकी हिस्से तक बनी रहेगी। आधा घंटा बीत गया और मैं वास्तव में संघर्ष कर रहा था। मुझे लगा कि मैं झपकी लेने लगा हूं और मेरे ट्रक के कंधे से टकराने की तेज आवाज ने मुझे झकझोर कर जगा दिया। यह खतरनाक हो रहा था। मैंने सोचा कि मुझे रुक जाना चाहिए। मैं राजमार्ग पर बिल्कुल अकेला था, लेकिन रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरे दोनों ओर सिर्फ जंगल थे। मैंने ट्रक को धीमा कर दिया और इस कम गति पर रुकने के लिए किसी जगह की तलाश कर रहा था। मेरी हेडलाइट्स अंधेरे को भेद रही थी और मैं बहुत कुछ देखने में सक्षम था। जैसे ही मैंने चारों ओर देखा, मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे भ्रमित कर दिया। सड़क के बीच में एक बैंगनी पोशाक परी थी। क्या बकवास है, मैंने सोचा कि मैं अपनी आंखें रगड़ रहा हूं। मुझे भ्रम हो रहा है। मैंने 6 बार पलकें झपकाई, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं पागल नहीं हो रहा हूं। यह वास्तविक था। मैं अपने ट्रक के साथ ड्रेस के पास गया और उसे घूरता रहा। क्योंकि मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, वहां लाल झंडा और अधिक होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यह समझने के लिए बहुत थक गया था कि क्या हो रहा था। लगभग 200 या उससे अधिक गज की दूरी पर मैंने एक जोड़ी जूते देखे। अब घबराने लगा था। आखिर क्या हो रहा है? मैंने जूते के पास से भगवान से प्रार्थना की कि जल्द ही वहां कोई जगह हो जहां मैं रुक सकूं। मेरे बुए आदमी डेविड एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, इसलिए मैंने उनके पुराने क्रॉस को पकड़ लिया और आशा की कि वह मेरे लिए आएंगे। सड़क पर थोड़ा आगे मैंने कई और बेतरतीब कपड़े देखे, जिनमें से कुछ छोटे बच्चों के कपड़े जैसे लग रहे थे। इस बार मैंने ट्रक रोका। घबराहट शुरू हो गई। कुछ बहुत गलत था। मैं ट्रक से बाहर निकला और कपड़ों का निरीक्षण करने चला गया। मुझे अभी भी ठंडी सुबह की हवा का मेरी त्वचा में चुभने का एहसास याद है, जो निश्चित रूप से मेरी थकावट को कम करने में मदद करती है। मैं यथासंभव सावधानी से हेर के पास गया। यह बच्चों के कपड़ों में था। ऐसा लग रहा था कि हेर में लड़के और लड़की दोनों के कपड़े थे। मैंने जंगल में चारों ओर देखा, लेकिन मैं अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सका। मैं चिंतित था कि यह किसी प्रकार का जाल था। मैंने निर्णय लिया कि यह पता लगाना मेरा काम नहीं है कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं अपने ट्रक में वापस आ गया। तभी मुझे बाईं ओर से एक क्रंच की आवाज सुनाई दी। मैं यह देखने के लिए इधर उधर घूमा कि वहां क्या है। मैं वही दूसरी आवाज सुनने के इंतजार में खड़ा रहा।
लगभग 30 सेकंड के बाद एक और क्रंच की आवाज आई, लेकिन इस बार सड़क के विपरीत दिशा से। मेरे बचने की प्रवृत्ति ने काम किया और एक ट्रक की ओर दौड़ा। मैं घने अंधेरे जंगल में कुछ अनजान लोगों से लड़ने वाला नहीं था, लेकिन मैं कुछ असहाय बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। इससे पहले कि मैं कोई निर्णय ले पाता, लगभग उसी जैसे दूसरे बच्चे की चीख सुनाई दी। बिना सोचे समझे मैंने ट्रक चालू किया और उसकी नाक जंगल में उस जगह की ओर कर दी जहां से मैंने आवाज सुनी थी। जंगल में लगभग 30 गज की दूरी पर मेरी हेडलाइट जल उठी। वहां 3 या 4 लोग थे, जिनमें से एक ने एक बड़ा स्पीकर पकड़ रखा था। जैसे ही मेरा ट्रक उन्हें ऊपर आने देता, वे कुछ पैरों के पीछे छिप जाते, लेकिन मैंने उन्हें बस इतना समय खुला रखा कि मैं समझ सकूं कि वे क्या कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं वास्तव में कोई विशिष्ट विशेषता समझ पाता, वे प्रकाश से हमला कर देते। लेकिन मैं अपने बूढ़े दा की कब्र की कसम खाता हूँ, वे एक स्पीकर पकड़े हुए थे और नकली बच्चों की चीख के साथ मुझे जंगल में फुसलाने की कोशिश कर रहे थे। मैं बस सदमे में था। मैं वहीं बैठा उन पैरों को देख मेरा काम हो चुका था। मैं सड़क की ओर मुड़ा और गैस को जोर से दबाया। जैसे ही मैं तेजी से भागा, मैं सड़क के दूसरी ओर एक व्यक्ति को देख सकता था। उसने ट्रक पर कुछ फेंकने से पहले कुछ चिल्लाया जो मैं समझ नहीं पाया, जिससे मेरी यात्री की तरफ की खिड़की का कांच टूट गया। मैंने अंतिम घंटा चुपचाप चलाया। मैं यह समझने में बहुत डरा हुआ था कि अभी क्या हुआ था, लेकिन ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं था। मैं उन जंगलों में नींद रोक रहा था। मैंने अपनी डिलीवरी पूरी की और फिर बेहोश हो गया। मैं लगातार 10 घंटे सोया रहा होगा। जब मैं उठा तो पहला काम जो मैंने किया वह था पुलिस को फोन करना, जिन्होंने मुझे बताया कि वे उन शब्दों की जांच करेंगे और मुझे कोई भी अपडेट देंगे। और फिर मैंने पूरी बात के बारे में सोचा और मैं अपने ट्रक से बाहर निकलने के लिए कितना मूर्ख था। बच्चों का अपहरण होना या इससे भी बदतर होना मेरे लिए अनदेखा करने के लिए बहुत ज्यादा था। आज तक मुझे अभी भी पता नहीं है कि वे लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि जब उनके पास मौका था तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं दौड़ाया, या अगर मैं बच्चों के चिल्लाने के बाद जंगल में भाग गया तो वे मेरे साथ क्या करने की योजना बना रहे थे। ट्रक ड्राइवर होने के अपने सभी वर्षों में कुछ भी इस अनुभव के जितना अजीब या बिल्कुल भयानक नहीं हुआ।